आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 के प्रकरण राज्य की न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें हमने विधायिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अध्ययन पूर्व में कर लिया है। आज हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में, राज्य की न्यायपालिका के बारे में चर्चा। भारत में राज्य स्तर पर सबसे ऊंची सर्वोच्च न्यायपालिका की कोई संस्था है तो वह है राज्य का उच्च न्यायालय। संविधान में अनुच्छेद नंबर 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। और ये भी है जहां छोटे राज्य हैं, कहीं कहीं 2 राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में, चाहे राजस्थान में वर्तमान में कुल 24 उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। 24 उच्च न्यायालयों की व्यवस्था राजस्थान में की हुई है। उच्च न्यायालय के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया राष्ट्रपति को पूरी करनी होती है। उसके बाद वह राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। नंबर 1 पर भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, भारत के राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा है। भारत का राज्य क्षेत्र अर्थात किसी भी राज्य में वह न्यायिक पद पर कार्य कर सकता है। तीसरी योग्यता है उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का पद उसने किया हो, चाहे तो उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालय, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता पद पर कार्य किया हो, ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि जब तक उसकी 62 वर्ष की आयु पूरी हो तब तक वह कार्य करता है और 62 वर्ष के उपरांत वो अपना पद छोड़ देता है। राज्य के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अगर वो समय से पहले चाहे तो त्यागपत्र दे सकता है और उसे हटाने के लिए संसद उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करके भी उसे अपने पद से हटा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय के व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र समय से पहले देना चाहे तो राष्ट्रपति के नाम देता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, इसलिए हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाता है। 90,000 रुपये मासिक वेतन तय है और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको 80,000 रुपये मासिक के हिसाब से वेतन दिया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती करते समय, यानी राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं तो वो नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल जो परामर्श देते हैं उस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रपति किसी को भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश पद पर नियुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए निश्चित तय प्रक्रिया वो अपनाई जाती है और इस तय प्रक्रिया में एक कॉलेजियम व्यवस्था होती है। कॉलेजियम के अनुसार नाम सुनाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश से उनकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है, राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है, तत्पश्चात राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है। न्यायालय अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकार का, मुख्यमंत्री का या किसी भी प्रकार की संस्था का न्यायाधीश के ऊपर कोई दबाव नहीं होता।
इसके लिए इसकी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाया गया है जिससे न्यायाधीश स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। न्यायाधीश की नियुक्ति एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। मैंने बताया था कि विशेष प्रक्रिया यानी कॉलेजियम पद्धति के द्वारा जो नाम निकाले सुझाए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राय ली जाती है, राज्यपाल से पूछा जाता है, चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो विशेष प्रक्रिया में अगर उसका नाम आता है तो उसे न्यायाधीश बनाया जाएगा। इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता कार्य करने। दूसरा, कार्यकाल निश्चित होता है, 62 वर्ष की आयु तक कार्य करता है, इसलिए निश्चित समय के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए बनाया जाता है। इस कारण भी वह किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करता। न्यायालय की व्यवस्था स्वतंत्र होती है। तीसरा, संसद पर न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा होती है। संसद के अंदर न्यायाधीश के आचरण के संदर्भ में, न्यायाधीश द्वारा किए गए निर्णय के संदर्भ में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा वर्जित होती है। उसकी निंदा करना, उसके खिलाफ बातें करना, ये सब अपराध माना गया है। संसद में इस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए भी ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सिद्ध करता है। केवल जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उस समय इस बात पर चर्चा, उसके आचरण संबंधी चर्चा हो सकती है, अन्यथा न्यायाधीश को हर प्रकार की चर्चा से मुक्त रखा है। इसके अलावा एक और व्यवस्था की गई है, सेवानिवृत्ति के बाद अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करना चाहे या सर्विस करना चाहे तो प्रैक्टिस करने पर रोक रहती है। जिन जिन न्यायालयों में वह न्यायाधीश रहा है उन न्यायालयों में वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सेवानिवृत्ति के उपरांत नहीं कर सकता। इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। और इसके अलावा कार्यपालिका से पृथक है। कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का दबाव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नहीं होता। न्यायाधीश अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। इस प्रकार भारत में जिस न्यायपालिका की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है संविधान में, वह न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसलिए न्यायालय को एक अलग संस्थान माना जाता है और इस न्यायालय का काम, न्यायालय का काम प्रथम अंग और द्वितीय अंग सरकार की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, यानी कानून को लागू करने में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो न्यायपालिका उस समस्या का समाधान करने के लिए इस न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। हर राज्य स्तर पर एक उच्च न्यायालय होता है और बाकी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। उन न्यायालयों में उस राज्य की न्याय व्यवस्था को, न्याय की प्रक्रिया को चलाया जाता है। धन्यवाद। अब हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय को के क्षेत्राधिकारों को हम 5 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मूल और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या सरकार द्वारा मूल अधिकारों का हनन होता है। किसी व्यक्ति के, अधिकारी के मूल अधिकार के द्वारा किया जाता है तो उच्च न्यायालय आदेश और निर्देश दे सकता है उन अधिकारों के हनन की रक्षा करने के लिए। इस प्रकार की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार संसद, विधानसभा या कोई स्वायत्त संस्था है जिनके निर्वाचकों को चुनौती देना है तो उनके निर्वाचन चुनौती देने का काम सीधा उच्च न्यायालय में किया। क्षेत्राधिकार, किसी व्यक्ति, सरकार, अधिकारी या सरकार द्वारा मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो उनके संदर्भ में सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में की जाती है। उच्च न्यायालय के बारे में सुनवाई करता है, आदेश देता है और निर्देश देने का काम करता है। संसद, विधानसभा या स्वायत्त संस्था स्थानीय निकाय के चुनाव में के निर्वाचक को किसी भी प्रकार की चुनौती अगर देनी है तो वह चुनौती उच्च न्यायालय में दी जाती है। उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध सुनवाई करता है और या रिट जारी करने का काम वह करता है। मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह, कंपनी कानून आदि मामलों की सुनवाई भी सीधे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। उच्च न्यायालय इन सब मामलों की सुनवाई करता है। तो ये प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार है। अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर या किसी भी निर्वाचन संस्था के निर्वाचन को चुनौती देने पर या मौलिक अधिकार, वसीयत, विवाह संबंध या कंपनी कानून संबंधी किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो तो
उसकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा है क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में सिविल, आपराधिक और संवैधानिक 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार है। सिविल में उत्तराधिकार, पेटेंट, आयकर के मामले, इन मामलों में जिला न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील सर्वोच्च उच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य का उच्च न्यायालय नीचे के न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार आपराधिक मामले, अगर नीचे के न्यायालय ने, सेशन न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 4 वर्ष या मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो इन सब पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय इन निर्णयों के खिलाफ सुनवाई करता है और तत्पश्चात अपना निर्णय देता है। इस प्रकार के अधिकार आपराधिक मामलों में और संवैधानिक मामलों में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अगर किसी मुकदमे में है, किसी केस में है, ताल्लुक रखता है तो उसके बारे में सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो उच्च न्यायालय इस प्रकार सिविल, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में सुनवाई करने का अधिकार भी रखता है। तीसरा है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली के बारे में कि कैसे कार्यप्रणाली रहेगी, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, उन पर नियुक्ति के बारे में, पदोन्नति के क्या नियम होंगे, ऐसे नियम निर्धारित करने का काम राज्य का उच्च न्यायालय करता है। राज्य के उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली, पदोन्नति के नियम बनाना, इन संबंध में कार्य करने का अधिकार है। इसके अलावा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमे को हस्तांतरण करना या किसी निचले न्यायालय से अपने पास मुकदमे को लाकर सुनवाई करना, ये अधिकार भी राज्य के उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। वह किसी एक निचले न्यायालय में से किसी एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मुकदमे का हस्तांतरण कर सकता है या सुनवाई के लिए अपने पास भी मुकदमे को मंगवा सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार का काम उसे दिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, अधिकारों का हनन या संविधान को क्षति पहुंचने वाले कोई कानून बनाए जाते हैं या कोई कार्य किए जाते हैं तो उनके लिए पुनर्अवलोकन का आदेश या निर्देश सरकारों को दिया जाता है, जिससे संविधान को